हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का मेरे मैथ्स यूट्यूब चैनल डिकोड मैथ्स बाय राम सर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अभी प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, करीब 8 मार्क्स ये कंटेन करता है ये चैप्टर, ठीक है। कल हमने प्रीवियस वीडियोज़ में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, जो करीब 3 मार्क्स कंटेन करता है। तो आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए अब जो हमारा अगला टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट, इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, उसके बाद पढ़ेंगे बेस थ्योरम एंड द लास्ट वन इज़ रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब ये चैप्टर को शुरुआत, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिस्कस इस पर हम नहीं करेंगे। मेन डिस्कशन होगा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम पर, है ना। उससे डायरेक्ट सवाल आता है, 5 मार्क्स का सवाल आता है, ठीक है। चलिए, इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है। हम इससे पहले जो पढ़े कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का फाइंड करना है तो उसके पहले हमको एक कंडीशन दे देगा, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब कि वहाँ पर वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है किसी दूसरे इवेंट पर। बट इन दिस केस नाम से ही पता चल रहा है इंडिपेंडेंट इवेंट, यहाँ जो इवेंट होगा वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा। मान लीजिए कोई सैंपल स्पेस है, ये कोई सैंपल स्पेस है और इस सैंपल स्पेस में 3 इवेंट्स है ए बी सी। ये तीनों इवेंट इसी सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है। तो अगर हमसे पूछेगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो जैसे हम कल पढ़ें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या पढ़ते हैं, यहाँ इसको नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी जब हमको लिखना होगा तो हम लिखेंगे क्या, पी ऑफ बी और पी ऑफ ए अकर्ड बी, ये चीज़ हम लिख रहे हैं। अब इसको ध्यान देना है कि यहाँ पर ए जो इवेंट है वो हम तभी फाइंड कर रहे हैं जब बी ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, यानी पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ ए अकर्ड बी, है ना। अब यहाँ पर जो ए है वो बी इवेंट पर क्या है, डिपेंडेंट है। कंडीशन लगा हुआ है कि भाई जब बी पता होगा तब आप ए निकाल सकते हैं, क्लियर है, तभी ना पढ़ते हैं इसको ए अकर्ड बी। बट इन दिस केस इंडिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा कि एक इवेंट, ए इवेंट, बी इवेंट, सी इवेंट, ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, समझ गए। मतलब कि एक की प्रोबेबिलिटी द अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम, द अकरेंस ऑफ वन ऑफ देम नॉट इफेक्टेड अदर्स, ये दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये दूसरे हर एक इवेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट। मतलब अगर इसका इंटरसेक्शन पूछेगा तो पी ऑफ ए पी ऑफ बी सिंपली प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, इसको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी बोलता है। अब इंटरसेक्शन सी के साथ अगर लग गया तो ए बी और सी, क्योंकि ए बी सी तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये सारे इवेंट एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करता है, नहीं पहुंचाता है ना। अब ए इंडिपेंडेंटली अकर होगा, बी इंडिपेंडेंटली अकर होगा, सी इंडिपेंडेंटली अकर होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट इवेंट का बेस्ट एग्जाम्पल हो गया, क्लियर है।
अब मान लीजिए कि हम कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही करेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसलिए ज़्यादा सवाल इससे हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मान लीजिए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि इफ़ P ऑफ A इक्वल टू है 3/5 और P ऑफ B है 1/5, तो फाइंड P इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। इफ़ A एंड B आर इंडिपेंडेंट। अब बताइए ये दोनों जब इंडिपेंडेंट होगा तो सिंपली ऐसे लिख लेना है ना, ये मिलेगा 3/25। क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है एनसीईआरटी का सवाल है और कुछ ही क्वेश्चन हम करेंगे, बहुत ज़्यादा समय इस पर हम नहीं देने वाले हैं। ठीक है, बट आपकी जानकारी के लिए कुछ क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए, गिवन डैट द इवेंट्स ए एंड बी आर सच डैट पी ऑफ ए इक्वल टू 1/2, ए यूनियन बी 3/5, पी ऑफ बी इक्वल टू पी, फाइंड पी इफ़ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। सबसे पहले इस वर्ड को समझना है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि दो इवेंट का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होगा, प्रोबेबिलिटी उसका 0 हो जाएगा। ठीक है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो प्रोबेबिलिटी होगा ए और बी का, वो ऑलवेज होगा 0। ये दोनों इवेंट क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसका मतलब इसका प्रोबेबिलिटी होगा 0। अब देखिए ए दिया है, यूनियन दिया है, पी दिया है। अगर हम यूनियन का फॉर्मूला यूज करें तो लिखते क्या है, पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बताइए, यूनियन दिया हुआ है 3/5 और ए दिया है 1/2, पी दिया है पी ऑफ बी पी, ये हो गया 0। तो आया क्या, 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी। तो p इक्वल टू क्या हो गया, 10 एलसीएम हो गया, तो 6 माइनस 5 डेट इज़ 1/10 इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसी का सेकंड सवाल क्या कह रहा है। सेकंड सवाल में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट का मतलब हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होगा, यही होता है ना फार्मूला। तो अगर इसमें यूनियन का फार्मूला लगेगा तो पी ऑफ ए पी ऑफ बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखिए कभी कभी सवाल आ जाता है कि मान लीजिए दो इवेंट इंडिपेंडेंट होगा तो कब होगा, कुछ क्वेश्चन वैसा पूछ देता है। तो उस केस में दोनों का जो प्रोडक्ट होगा इसके प्रोबेबिलिटी के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना, तो ऐसा सवाल भी आता है। यूनियन दिया हुआ है 3/5, ए दिया है 1/2 माइनस, और इंटरसेक्शन में क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ ए कितना है 1/2 इंटू पी, यानी ये p/2 हो जाएगा। 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू पी माइनस p/2 मिलेगा। ये ऑलरेडी ये सब्ट्रैक्ट किए हैं तो 1/10 आया है ना, और 2 5 जा 10 हो जाएगा, यानी p जो आया वो 1/5 आ जाएगा। क्लियर है, 3/5 माइनस 1/2 हो जाएगा 1/10, 2 5 जा 10, ये कैंसिल हो गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच डैट पी ऑफ ए 1/4 पी ऑफ बी 1/2 इंटरसेक्शन 1/4 फाइंड पी नॉट ए एंड नॉट बी। अब बताइए, हमने प्रोबेबिलिटी के पहले पार्ट में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कल ही हम डिस्कस किए हैं नॉट ए एंड नॉट बी के बारे में। अब बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पर दो इवेंट है ए और बी,
एक्स वाई और जेड है ये। नॉट ए का मतलब क्या होता है पहले इसको समझना है। नॉट ए का मतलब हो गया ए डैश, एंड मतलब इंटरसेक्शन, ये हो गया बी डैश। ठीक है, ए डैश मतलब क्या हो गया, ए को छोड़कर ये ए पूरा है, ए को छोड़कर ये जो बच गया ये वाला पार्ट पूरा इस तरीके से ले लिए, ये हो गया हमारा नॉट ए पोर्शन। फिर क्या बोल रहा है, नॉट बी बोला है। नॉट बी का मतलब क्या हो गया, बी को छोड़कर, तो ये बी छोड़ दीजिए तो जो बच गया वो आएगा नॉट बी में। ये है नॉट बी। अब आप देखिए कि जाली कहाँ बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मिक्स कहाँ है। यहाँ देख रहे हैं तो सिर्फ वर्टिकल, यहाँ सिर्फ हॉरिजॉन्टल। क्लियर है, बाहर हम लोग को मिल गया है जाली बना हुआ है, इंटरसेक्शन पॉइंट बाहर मिल रहा है जहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मिक्स हो रहा है। या इसका मतलब है कि ये पूरा जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है ये कंप्लीट 1 के बराबर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगा इस पूरे रेक्टेंगल का। क्लियर है, क्योंकि ये सैंपल स्पेस है। इस पूरे सैंपल स्पेस में से ये बीच वाला पोर्शन माइनस हो रहा है, मतलब इसको बोलते हैं यूनियन, ए यूनियन बी इसी को बोला जाता है, यानी बीच वाला माइनस हो रहा है। कहने का मतलब है कि इसका जो फॉर्मूला बन कर के आता है वो आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। अब सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 ही होगा ना, ए यूनियन बी। देखिए फार्मूला रटना नहीं है, समझिए, रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि रट भी लीजिएगा तो एग्ज़ाम में समझ में नहीं आएगा कि फार्मूला लिखेंगे क्या। समझ लेंगे तो बन जाएगा। चलिए, ए एंड बी आर 2 इवेंट्स बोल रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है। समझ गए। चलिए अब क्या करना है, 1/4 1/2 सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कैंसिल होकर के दे दिया 1/2, यानी यूनियन आया 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 - 1/2 डेट इज़ 1/2। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। ये 8 दिया हुआ है, गड़बड़ है, यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तब तो कैंसिल नहीं होगा, ये 8 हो जाएगा ना, 8 हो जाएगा। रुक जाइए, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/8 है, तो चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 + 1/2 - 1/8। ठीक है, तो अब एलसीएम ले लेते हैं 8, तो 2 + 4 - 4 2 6, 6 में से 1 गया 5, ये बन गया 1 - 5/8 डेट इज़ 3/8। ये आंसर हो गया इसका। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इवेंट ए एंड बी आर सच डैट पी ऑफ ए दिया है, बी दिया है, नॉट ए और नॉट बी। ठीक है, यही सब समस्या बनता है, और मैंने यूनियन होता है। ठीक है, ये दिया है 1/4। जब इस तरह का सवाल आता है ना तब प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि स्टेट वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का कंडीशन होता है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ऑफ ए और पी ऑफ बी के इक्वल होगा। पी ऑफ ए जो है हमारे पास 1/2 है, ये 7/12 है, जो आता है 7/24। अगर ये चीज़ भी 7/24 आ गया, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो यहाँ तो इंटरसेक्शन यूनियन भी, यहाँ जो यूनियन है वो ए डैश और बी डैश का है, मतलब नॉट ए और नॉट बी का यूनियन है। क्लियर है। आप अगर याद करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, तो ए डैश यूनियन बी डैश को हम लोग लिखते हैं
ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन पर डैश इस तरह से ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है तो यहाँ यूनियन आएगा और यहाँ डैश लग जाएगा। यही तो होता है डी मॉर्गन्स लॉ। जैसे ए ये चीज़, तो अगर यहाँ यूनियन आएगा तो पूरे पर डैश लग जाएगा। क्लियर है। जैसे अभी अभी हम लोग देखे भी थे कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या हो रहा था, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, यही तो हो रहा था। अब बताइए कि अब ये हम ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, ए डैश प्लस ए, एक प्रोबेबिलिटी है जिस पर डैश लगा है, दूसरे पर डैश नहीं है तो इक्वल टू आया 1। अगर ये ए है तो ये नॉट ए है, 1 आया। उसी तरह से ये अगर ए है यानी होने की इवेंट है तो ये नॉट है, ये हैपनिंग है, ये नॉट हैपनिंग है, दोनों का सम बराबर 1। क्लियर है। तो वही रूल यहाँ फिर अप्लाई होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ए डैश यूनियन बी डैश है तो इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ से अगर इंटरसेक्शन लिखेंगे तो पूरे पर डैश आएगा, है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस दिस विदाउट डैश, यहाँ डैश लगा है, यहाँ डैश नहीं लगा तो 1 माइनस दिस। यानी P ऑफ ए इंटरसेक्शन B जब निकालेंगे तो 1 माइनस 1/4 आएगा, डैट इज़ 3/4। हम देख रहे हैं कि इंटरसेक्शन आया है 3/4, यानी ये आया 3/4, ये है 7/24 जो कि इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। ये सब फार्मूला ना इम्पोर्टेंट होता है, ये सब को याद करना है। देखिए इसको ना बना भी सकते हैं, जैसे ए डैश यूनियन और लगा है, और लगा मतलब यूनियन आएगा, एंड लगेगा तो आ जाएगा क्या इंटरसेक्शन, या इसमें रहता नाइदर ए नॉर बी तो लगता इंटरसेक्शन। ठीक है ना। तो नाइदर ए नॉर बी में यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, नॉट ए और लिख दिया तो यूनियन आ गया। क्लियर है। तो इसको भी निकाल सकते हैं, ये फार्मूला ना बना सकते हैं। कैसे बनता है भाई आप बताइए। ए डैश लिखना, ए डैश है, ए डैश माने ए को छोड़ करके, तो ये वाला पूरा ए को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, जो बचेगा वो ए डैश है ना। ये पूरा ए डैश हो गया। क्लियर है। आप बोला बी डैश, बी डैश का मतलब क्या हो गया, बी डैश यानी ये वाला बी को छोड़ करके, तो बी को छोड़ करके तो बाहर भी लेंगे, यहाँ तक तो कंटेन करेगा ही भाई, बी नहीं लेगा ना, ये बाहर ऐसे ले लिया इस तरीके से। यूनियन कहता है कि जितना भी रीजन आप कवर कर रहे हैं, जितना भी रीजन कवर करें, जहाँ कलर दिख रहा है सबको मिला दीजिए तो सब मिल रहा है, लेकिन ये एक पोर्शन है बीच वाला जो खाली है, वैकेंट है, माने पूरे में से, इस कंप्लीट में से इसको बाहर निकाल देना है। यानी पूरे का मतलब क्या हो गया, सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1, यानी 1 माइनस दिस इंटरसेक्शन। देखिए है कि नहीं है, 1 माइनस इंटरसेक्शन। तो इसका फार्मूला यहाँ से डायरेक्ट हम लिखे 1 माइनस दिस, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर फार्मूला बना सकते हैं। तो निकल गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए एंड बी सच डैट पी ऑफ ए कितना है 0.3, बी कितना है 0.6, फाइंड ए एंड बी बोल। अब देखिए क्वेश्चन में ना पहले ही मेंशन कर चुका है कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर होगा। ये हमारा पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन की वैल्यू फाइंड किया जा सकता है 0.3 इंटू 0.6 डैट इज 1.3
0.18, ठीक है, 0.18। अब देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ये तो निकल चुका है, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। दूसरा जो इसका सवाल है कि ए एंड माने इंटरसेक्शन, नॉट बी, मतलब बी पर डैश आएगा। अब चूंकि इंडिपेंडेंट है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश, ठीक है, यानी पी ऑफ ए इंटू, अब बी डैश को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ बी, लिख सकता है ना, इसको फार्मूला लग सकता है। तो ए कितना है 0.3 है और 1 माइनस पी ऑफ बी कितना है 0.6 है, ये बन गया 0.3 इंटू 0.4 दैट इज 0.12, ये इसका आंसर हो गया। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी बोला, ए और बी मतलब ए यूनियन बी, और मैंने यूनियन, क्या हो जाएगा पी ऑफ ए पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो ए कितना है भाई 0.3, बी कितना है 0.6, और इंटरसेक्शन है 0.18, तो ये आ जाएगा 0.9, इसको 0 बना लिए, ठीक है, यानी 0.72 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नाइदर ए नॉर बी। इसका मतलब क्या होगा, नाइदर ए नॉर बी मतलब न ए चाहिए न बी चाहिए, मतलब ए और दिस, हमको दोनों में से कुछ नहीं चाहिए। तो क्या बन जाएगा ये पी ऑफ, चूँकि इंडिपेंडेंट है तो ऐसे लिखेंगे, ये बन गया 1 माइनस पी ऑफ ए 1 माइनस पी ऑफ बी, यानी 1 माइनस पी ऑफ ए हो जाएगा 0.7, 1 माइनस 0.3 इंटू ये है 0.4 डेट इज 0.28, इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ना पहले से ही बोल दिया है कि वो इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब इंडिपेंडेंट इवेंट कह दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को इंटरसेक्शन में जो कुछ भी पूछ दे, इंटरसेक्शन में पूछ दे इन दोनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ इंटरसेक्शन पूछ दिया, इन दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ और है तो यूनियन लगा, तो जहाँ इंटरसेक्शन आया वहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। चूँकि ऑलरेडी इंटरसेक्शन हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं तो डायरेक्ट वैल्यू वहाँ पुट कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हेलो, देखेंगे ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत लॉजिकल सवाल है ये, और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाई को हम 3 बार बारी बारी से टॉस किए या फेंके। अब बताइए कि जब एक डाई को 3 बार टॉस किए तो तीनों बार जब हम टॉस किए तो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंटली टॉस करेंगे। ऐसा तो कहीं कंडीशन नहीं लगा हुआ है कि आप अगली बार डाइस तभी फेंक सकते हैं जब पिछली बार कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए, जैसे क्वेश्चन में था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कि 3 आएगा तो डाइस फेंकिएगा और 1 2 ऐसा कुछ आएगा तो कॉइन फेंकिएगा। यहाँ तो कुछ ऐसा है नहीं। हमसे बोला कि डाइस फेंकना है तो फेंकना है, इंडिपेंडेंट है। पहली बार फेंके, मर्जी किया दूसरी बार फेंके, तीसरी बार फेंके, कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है। इट मीन्स तीनों बार फेंकने का जो इवेंट्स होगा वो इंडिपेंडेंटली इवेंट होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसका पूछा, ऑड नंबर का।
एटलीस्ट वंस, यानी मिनिमम एक बार तो प्रोबेबिलिटी, मिनिमम एक बार ऑड नंबर आना ही चाहिए। ठीक है, एक बार आ सकता है, दो बार आ सकता है, तीनों बार आ सकता है। अब आप बताइए कि अगर इसका सैंपल स्पेस निकाला जाए तो जो नंबर होगा वो होगा 216। अब चूँकि इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, अभी 216 सैंपल स्पेस का जो सैंपल पॉइंट होगा उसको अगर आप ऑब्जर्व करिएगा तो 1 1 1 इस तरीके से आएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे 216 आएगा, उसको लिखना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब बताइए, कभी ना कभी हम वो पार्ट सेलेक्ट करेंगे, अगर मान लीजिए कि इस तीनों पर इवन आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो हमको यही चीज़ नहीं चाहिए, ये हमको हटाना है। अगर इस पूरे में से ये वाला पार्ट हट जाए तो सिर्फ वही पार्ट बच जाएगा जिसमें एक बार ऑड होगा या दो बार ऑड होगा या तीनों बार ऑड होगा। तो हम करेंगे क्या कि पूरे सैंपल पॉइंट में से इस वाले पार्ट को हटा देना है जिसमें ये तीनों इवन आता है, मतलब 2 2 2 4 4 4 6 6 6। तो इसकी आने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंटली क्या होगा? ठीक है, अब बताइए, इवन हम मान लिए गेटिंग एन इवन नंबर, है ना, टॉस्ड वंस। E2 मान लिए गेटिंग एन इवन नंबर टॉस्ड जब सेकंड बार फेंके, और गेटिंग एन ऑड नंबर जब हम थर्ड बार फेंके, मैंने तीसरी बार भी फेंक दिए, तो ये इवन नंबर हो गया। अब इन तीनों का जो इंडिपेंडेंटली अगर हम बोले E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, मतलब कहने का मतलब है कि तीनों ऑड आ जाए, गेटिंग एंड ऑल थ्री आर ऑड, इवन नॉट ऑड। प्रोबेबिलिटी किसका? गेटिंग ऑल थ्री इवन नंबर्स क्या हो जाएगा? इवन नंबर होगा क्या भाई? इवन नंबर होता क्या क्या है? 2 4 6। तो इंडिपेंडेंटली आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 3, और टोटल होता है 6, तो 3/6 3/6, मतलब ये इंडिपेंडेंट है ना, फर्स्ट थ्रो है ये, तो 6 ही एलिमेंट होता है, तो 3/6 गुने दूसरी बार फेंकें 3/6, तीसरी बार फेंकें 3/6, देखिए आया ना 216 नीचे है कि नहीं है? तो ये आ जाएगा 27/216। क्लियर है? ठीक है, अब इसको 6 2 8 1 9, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 9 जा, 3 2 जा, 9 8 72, 1/8, 27 8 216। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर एटलीस्ट वंस बोल रहा है, एक बार तो भाई आना ही चाहिए। अब पूरे टोटल में से इसको हम माइनस कर रहे हैं। अब टोटल का सैंपल स्पेस क्या होता है भाई? 1, माइनस क्या किए? जो तीनों ऑड देता है, तो 1 - 1/8। हम ये अगर इसको माइनस कर दें, जो तीनों इवन देता है अगर उसको माइनस हम कर दें तो हमको वो वाला पार्ट सिर्फ मिलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मिलेगा जिसमें एक बार ऑड है या दो बार ऑड है या तीनों बार ऑड है, यानी ये हो जाएगा 7/8। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मोटा मोटी आप ऐसे समझिए कि एक, मान लीजिए कि हम कहें कि मेरे पास 2 3 2 2 2 3 3 2 और 3 3। हमसे क्वेश्चन कहता कि हमको 3 एक बार चाहिए, ये 2 डिजिट मेरे पास है 2 और 3। इस 2 3 से सैंपल स्पेस बनाना है तो कितना बनाएंगे? पेयर बनाइए, इसका पॉसिबल पेयर से बनेगा। हमसे क्वेश्चन कहता कि एक बार हमको 3 चाहिए, तो एक बार 3 चाहिए तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो एक बार 3 चाहिए, मतलब ये 3 हमको चाहिए।
तो हम क्या करते हैं, जो टू जो सेम सेम देगा इसको माइनस कर देंगे, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे। टोटल का सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 1 माइनस ये वाला इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस कर लेंगे। ये इसका लॉजिक है कि 3 हमको एक न एक बार चाहिए, तो 3 आपको यहाँ दिख रहा है। टोटल में से ये जिसमें 2 सेम सेम आए तो 3 नहीं आएगा, इसको माइनस कर दीजिए। वही लॉजिक इसमें भी लगा हुआ है, क्योंकि जब हम इसका सैंपल पॉइंट लिखेंगे, टोटल सैंपल पॉइंट जब हमको लिखना होगा तो 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 4 4 6 6 6 या 2 4 6 2 2 6 है ना, 2 6 4 6 4 2, ये तीनों इवन आ रहा है। तो ये तीनों इवन होता कितना है टोटल 27, और टोटल कितना 216। इसको घटाइए, जो कैलकुलेशन करेंगे तो 1/8 आएगा। ठीक है, उसको हमको माइनस कर देना है, किसमें से, टोटल में से। कंप्लीट आ जाएगा हमारा एटलीस्ट वंस। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये, लॉजिकल सवाल है। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है A and B are 2 candidates seeking admission in a college। ये एग्जाम्पलर का सवाल है, अच्छे से देखना है कि A और B 2 कैंडिडेट हैं जिसको कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो A के एडमिशन लेने की प्रोबेबिलिटी, मतलब सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी एडमिशन लेने के लिए, वो 0.7 है। मतलब कि गिवन में दिया हुआ है कि A को सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.7 है, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम, मतलब एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सेलेक्टेड, ये है 0.6। अब इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सेलेक्टेड, मतलब कि एक बार A इज सेलेक्टेड, बट B नॉट। फिर बोल रहा है A इज नॉट सेलेक्टेड, फिर है B इज सेलेक्टेड। अब B सेलेक्टेड है, या A इज नॉट सेलेक्टेड बट बी सेलेक्टेड। यही इसका मीनिंग हो गया। एग्जैक्टली वन ऑफ देम का मतलब क्या होगा कि ए सेलेक्ट हुआ, बी नहीं हुआ। अब ए नहीं हुआ, बी हो गया। मतलब यहाँ जो कंडीशन लग रहा है कि ए सेलेक्ट हुआ बट बी नहीं हुआ, तो इंटरसेक्शन बी नॉट प्लस, या यहाँ के बाद कंडीशन क्या लगेगा, और, मतलब या प्लस, फिर ए नहीं हुआ, इंटरसेक्शन बी हो गया, तो कितना है 0.6। ठीक है, अब एक का सिलेक्शन दूसरे पर फर्क नहीं डालेगा, क्लियर है। एक ए अगर सेलेक्ट हो रहा है तो वो बी पर फर्क नहीं डाल रहा है, बी सेलेक्ट हो रहा है तो ए पर फर्क नहीं डाल रहा है। यानी दोनों जो इवेंट है अपने आप में क्या है, इंडिपेंडेंट है। यानी अगर यहाँ फॉर्मूला लगाएं कि मान लेते हैं कि लेट बी को सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन बी इज सेलेक्टेड, लेट बी इज सेलेक्टेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज सेलेक्टेड इज, मान लेते हैं पी से मान लिए, यानी मिला जुला के पी ऑफ बी जो है उसको हम पी मान लिए, सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी पी मान लिए, है ना। पूछ रहा है ना, प्रोबेबिलिटी डेट बी इज सिलेक्टेड, उसको पी मान लिए। अब ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या हो गया, चूँकि ए एंड बी दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ए सेलेक्ट होगा तो बी होगा, बी होगा तब ए होगा। दोनों अपने अपने जगह पर एग्ज़ाम दिया, सिलेक्शन का प्रोसेस दोनों का अपने अपनी जगह पर है। तो पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश प्लस पी ऑफ बी
इंटू पी ऑफ ए डैश इक्वल टू है 0.6। क्लियर है। इसको अगर इंडिपेंडेंट है तो दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। अब ए तो हमारा हो गया, ए हमारा है, ए कितना है 0.7 है, इनटू इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ बी, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस पी ऑफ ए, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं डैश रहता है तो करना क्या है 1 माइनस समथिंग लिख देंगे, है ना। 0.7 1 माइनस पी ऑफ बी कितना है भाई, नहीं पता है, पी ऑफ बी को पी मान चुके हैं तो पी लिख लिए, प्लस पी 1 माइनस 0.7 हो जाएगा ये। अब आ जाएगा 0.7 1 माइनस पी माइनस 0.7 पी। क्लियर है। तो 0.7 माइनस 0.7 पी प्लस पी इक्वल टू 0.7। अब क्या करना है, ये तीनों में p लगा हुआ है तो माइनस 0.7 माइनस 0.7 माइनस 1.4 है ना। अब माइनस 1.4 में से 1 चला गया तो बन जाएगा माइनस 0.4 पी इक्वल टू 0.6। क्लियर है। अब हो जाएगा 0.4 पी, ये इस तरफ चला गया तो 0.7 माइनस 0.6 डेट इज 0.1, तो p कितना हो गया 1/4, यानी b को सेलेक्ट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 आ जाएगा, है ना, यानी 0.25 के करीब हो जाएगा। इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से देखना है और समझना है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड फ़िलहाल आप इतना ही क्वेश्चन करके जाइए। अब हम आगे जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।